नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इस महापुरुष की पुण्य स्मृतियों को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं विवेकानंद दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है। हम बाबा साहब जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से हम परिचित हैं और इस महापुरुष ने भारत को संविधान दिया। वे संविधान सभा की जो अनेक सारी समितियां थी, उनमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब मसूदा समिति जो थी, उसके वे अध्यक्ष रह चुके और भारत के संविधान निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैंने सोचा कि बाबा साहब जी के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, अनेक मंचों पर उनकी चर्चाएं होती है। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसा कोई भी मंच नहीं है जहाँ पर बाबा साहब के विचार, उनका जीवन दृष्टि और उनके समाज और राष्ट्र को लेकर क्या दृष्टि थी, इस पर चर्चा हुए बिना मंच सुशोभित नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ और वो वास्तविकता भी मुझे लगती है। और इसीलिए आज उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो संविधान निर्माण उन्होंने किया था या संविधान निर्माण के वे जिन्हें हम शिल्पी मानते हैं, उन्होंने ऐसा एक अनमोल जो योगदान जो है भारतीय समाज को, भारतीय राष्ट्र को दिया, इसलिए उनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक मैं ऐसी लेक्चर सीरीज करना चाहता हूँ। और यह भी हम जानते हैं कि ये 26 नवंबर, चूँकि 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन का स्वीकार किया था, संविधान का स्वीकार किया था और 26 नवंबर 1950 से जो है संविधान हमने लागू करना शुरू कर दिया। तो ये पिछला जो अभी जो 26 नवंबर गया, जिस दिन हमने संविधान दिवस भी मनाया, उस दिन जो है हमने संविधान का स्वीकार करने के बाद अब 74 साल पूर्ण किए हैं। अब आने वाला जो 2024 का 26 नवंबर होगा, उसमें हम जो है ये संविधान को स्वीकार किए हुए 75 वर्ष पूर्ण करेंगे, मतलब एक स्वर्ण महोत्सव की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने यह सोचा कि इस पूरे वर्ष भर में 75 लेक्चर जो है, व्याख्यान जो है, या उस पर भाष्य मैं मानता हूँ। भाष्य तो कहने की इतना बड़ा मैं संविधान का अभ्यासक तो नहीं हूँ, अध्येता नहीं हूँ, लेकिन मैं लेक्चर कहूँगा। तो ये 75 लेक्चर जो है, इन जो हम 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में मैं 75 लेक्चर संविधान को लेकर करने वाला हूँ। और उसकी शुरुआत मैंने सोचा कि आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उसकी शुरुआत हो जाए। यह मुझे लगता है कि शुभारंभ होगा। जैसा हम जानते हैं कि बाबा साहब मसूदा समिति के अध्यक्ष थे और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है संविधान के निर्माण में। बाबा साहब खुद ने कहा है कि वे केवल अकेले नहीं थे। मसूदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अनेक सारे सदस्य थे। उनमें BN राव जो थे, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है संविधान की पूरी एक ड्राफ्ट तैयार करने में, जो खुद बाबा साहब ने भी कहा था। तो पर बाबा साहब चूँकि वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सारे सदस्यों को साथ में जोड़ते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मुझे लगता है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में या उनके इस अवसर पर, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ किया जाए। कि जहां मैं, चूँकि अभी हम 75 वर्ष भी पूर्ण करने जा रहे हैं संविधान को स्वीकारे हुए, तो मैं 75 लेक्चर्स करने का मैंने प्रण ले लिया है और उसकी शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ, उसका शुभारंभ मैं आज कर रहा हूँ। आज जब मैं महापरिनिर्वाण दिवस पर आपसे संवाद कर रहा हूँ, तो मुझे बाबा साहब ने जो 25 नवंबर 1949 25 नवंबर 1949 को
उन्होंने जो भाषण किया था एक दिन पहले, जब संविधान अडॉप्ट किया जाने वाला था, मतलब संविधान का स्वीकार होने जाने वाला था, उसके एक दिन पूर्व मतलब 25 नवंबर 1949 को उन्होंने भाषण किया था। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश जो है मुझे लगता है कि उसकी चर्चा होने की आवश्यकता है। जब हम शुरुआत कर ही रहे तो उस लेक्चर से मुझे लगता है कि आज की शुरुआत होनी अच्छी रहेगी। बाबा साहब ने यह कहा था कि जब हम संविधान का स्वीकार कर रहे हैं, उसकी अनेक सारे जो गुट थे या अनेक सारे जो तबके थे वहाँ से उसकी आलोचना भी हो रही थी। इन सभी के बावजूद बाबा साहब कहते हैं कि संविधान हमने जो निर्माण किया है वह वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग है। यह कार्यशील है, लचीला भी है और मजबूत भी है, कि जिसके माध्यम से हम जो है देश को साथ में जोड़ करके रख सकते हैं, वो शांति के समय में भी, युद्ध के समय में भी। वी कैन होल्ड द कंट्री टुगेदर इन वॉर टाइम एज वेल एज इन पीस टाइम, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो फ्लेक्सिबल की जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने ऐसे एक संविधान का निर्माण किया है कि जो संविधान इस पीढ़ी की दृष्टि है, मतलब वो कोई ऐसा फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा वी हैवंट अप्लाइड अ सील ऑफ फाइनैलिटी, उसको अंतिम है, फाइनल है, उसमें कोई सुधारना करने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में अनेक सारे जो सुधारणाएं हुई है, अमेंडमेंट्स हुई है। इसी के साथ में वे कहते हैं कि अगर ये संविधान अयशस्वी होता है, अगर संविधान ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है, इसके पीछे कारण यह नहीं होगा कि ये संविधान हमने गलत लिखा है या गलत संविधान हमने हमारे लोगों को हम दे रहे हैं, बल्कि हमारे जो उस संविधान को अप्लाई करने वाले हमारे जो लोग थे, इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हमारे हैं, उन लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं किया, यह हमें कहना होगा। और साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है कि वे कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम, मतलब राजनीतिक लोकतंत्र जो है, उस राजनीतिक लोकतंत्र को हम आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र में, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। वे जब ये कह रहे हैं तो हमें उनकी जो ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स, त्रिमूर्ति तत्व जिन्हें हम कह सकते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रैटर्निटी बंधुता। ये जो त्रिमूर्ति तत्व है, जिन्हें इंग्लिश में हम ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, इन पर वो बल देते हैं। वे कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो इक्वालिटी से अलग नहीं है, और इक्वालिटी जो है वो फ्रैटर्निटी से अलग नहीं है। तीनों भी प्रिंसिपल परस्परावलंबी है, परस्पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर लिबर्टी हम दे देते हैं इक्वालिटी के बिना, समानता के बिना हमने स्वतंत्रता अगर दे दी, तो समाज के कुछ ही हिस्से जो है वह समाज के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व बना लेंगे। दे विल एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ऑन द ह्यूज लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा उनका मानना है। और वो कहते हैं कि इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है, समानता है पर लिबर्टी नहीं है, तो जो व्यक्ति का जो क्रियाशीलता है या व्यक्ति के कार्य करने की या उसकी जो सर्जनशीलता है, उसको हम मार देंगे। इसलिए लिबर्टी भी आवश्यक है, इक्वालिटी भी आवश्यक है, लेकिन ये दो, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता, यह जो तत्व है वो बंधुता में निहित है। बंधुता का मतलब यह हुआ कि हमारे समाज के सारे नागरिक जो है, हमारे समाज के सारे व्यक्ति जो है, वह बंधु भाव से साथ में रहे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, और वह करने की प्रक्रिया जो है वह हमारी सामाजिक तौर पे होनी चाहिए, ये उनका कहना है। और इसी के साथ में वे कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता हमने जो प्राप्त की है, 15 अगस्त 1947 को जो हम स्वतंत्र बने, और स्वतंत्रता हमने जो प्राप्त की है एक लंबे संघर्ष के पश्चात, वह स्वतंत्रता जो है, उस स्वतंत्रता के साथ हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ रही है। वो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी आ रही है कि अगर हम
इस स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में अगर नाकामयाब रहे तो हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते हैं। अब तक जो भारत में हो रहा था 1947 तक, जो भी गलत चीज़ें होती थी उसके लिए हम ब्रिटिशों को जिम्मेदार मानते थे। लेकिन अब जब हम स्वतंत्र बन चुके हैं तो हम अन्य किसी को जिम्मेदार मान नहीं सकते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए वो इस संविधान को सुपुर्द करने के पहले मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते पूरे समाज के लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को वो आगाह भी कर रहे थे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता के साथ ये जो डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमने जब स्वीकार किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है। हमारी जो भी ग्रीवेंसेस है, हमारी जो भी तकरार है, उन तकरारों का निवारण करने के लिए, हमारे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है। इसलिए वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स या रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, जो शस्त्र के जरिए क्रांति या फिर अन्य माध्यमों से क्रांति या अराजकता फैलाने के जो प्रयास है, उनके खिलाफ है। वो कहते हैं कि इस प्रकार के अनावश्यक आंदोलन, सत्याग्रह, इस प्रकार की जो चीज़ें बारंबार अगर हम करने लगे तो उसको वो, इन सब चीज़ों को वो ग्रामर ऑफ अनार्की कहते हैं। और वह कहते हैं कि हम हमारे समाज को हम अराजकता के खाई में धकेल देंगे। हमने जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है वह स्वतंत्रता हम खो देंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम हमारी जिम्मेदारियों को समझें। वो आगाह कर रहे थे। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जब मैंने इन सब चीज़ों को शुरुआत की है तो मेरा यह मानना है कि ये जो लेक्चर्स मैं कर रहा हूँ, 75 लेक्चर मैंने करने का प्रण ले लिया है, तो यह लेक्चर प्राथमिकता से मैं तो युवाओं के लिए कर रहा हूँ। मेरी उम्र या मेरे से बड़े लोग जो है वो तो वास्तव में संविधान को जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। तो मेरा टारगेट ग्रुप वो है नहीं। जो युवा है, चूँकि मैं शिक्षक भी हूँ, मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य यह है कि संविधान के विविध जो पहलू है उन पर चर्चा ये साल भर में 75 लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। साथ ही में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बनाई थी उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है या कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो है, फैक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संविधान का स्वीकार हमने 26 नवंबर 1949 को किया था और इस पर जो सिग्नेचर्स हुए थे वो 24 जनवरी 1950। सारे जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन सारे सदस्यों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन सारे सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 में उस पर सिग्नेचर्स किए थे। और ये संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली वो दिसंबर 1946 से लेकर के जनवरी 1950 के बीच में यह सारी प्रक्रिया जो है संविधान की निर्माण और उसका स्वीकार, जैसे मैंने अभी कहा कि 24 जनवरी 1950 को सारे सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर्स किए थे। अब ये संविधान का निर्माण जो हुआ था उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 years 11 months and 18 days। पूरे 11 सेशंस कंडक्ट किए गए, मतलब पूरी जो सेशंस हुए संविधान सभा के 11 सेशंस हुए और वो 11 सेशन जो है 165 डेज में वो कंप्लीट किए गए। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसका जवाब होगा 165 डेज। एंड अगर हाउ मेनी डेज एंड मंथ्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्टेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने दिनों तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अस्तित्व में रही, तो वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस प्रकार से है। शुरुआत के दिनों में जब संविधान लिखा गया था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद, और 12 सेगमेंट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और आज के समय में अगर हम देखें तो अनेक सारे संविधान सुधार हुए हैं। 105 संविधान सुधार आज तक हुए हैं, जिसके वजह से आज की तारीख में 448 आर्टिकल्स है, 25 सेक्शंस मतलब पार्ट्स है और 12 जो है शेड्यूल्स है हमारे संविधान में आज के समय में। ये हमें याद रखना होगा।
और जब संविधान सभा, क्योंकि 1946 में निर्माण हुआ और तब वो अविभाजित भारत था, पार्टीशन के पहले का संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अब तब जब अविभाजित भारत जब था, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे 389, 389, और भारत का विभाजन होने के पश्चात वह 299 इतने सदस्य बने। बाकी के सारे जो सदस्य थे वह जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से आने वाले जो सदस्य हैं उनको निकाल दिया गया, मतलब वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब अगर हम देखें तो इसमें जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, जो ब्रिटिश इंडिया जिन्हें कहा जाता था, उसके साथ में 565 से ज़्यादा भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके सदस्य भी थे, और जो चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थे, जो चीफ कमिश्नर कुछ प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नर मतलब 4 मेंबर्स जो थे वे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से भी आते थे। अब उसकी कुछ 10 कमिटीज़ थी, उन कमिटीज़ को भी थोड़ा हमें याद रखना होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, यूनियन पावर कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यह एक कमेटी थी। स्टेट्स कमेटी, मतलब राज्यों के अधिकार देने वाली, जो राज्यों के अधिकारों के संदर्भ में जो प्रावधान सुनिश्चित करने वाली कमेटी, स्टेट्स कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो संविधान में, जो पार्लियामेंट में जिस प्रकार से पूरी फंक्शनिंग चलती है उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, वह डिसाइड करने वाली जो कमेटी थी उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कहा जाता था। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, हाउस कमेटी, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, क्योंकि संविधान सभा का हिंदी में ट्रांसलेशन भी होना था, और उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट किया जाना था जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था। संविधान सभा की कुछ एरियाज़ को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के आलोचना भी हो रही थी। उसका यह कहना था कि संविधान सभा में फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, मतलब भारत के सभी हिस्सों के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे, इस बात को लेकर के आलोचना थी। और जो सदस्य जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय की जो थी उसी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य थे, अन्य सदस्य नहीं थे। अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या सामाजिक ग्रुप थे उनके सदस्य नहीं थे। इस बात को लेकर के भी संविधान सभा की आलोचना थी। वो कोई संप्रभु संस्था नहीं है, सॉवरिन बॉडी नहीं, इस बात को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का जो आलोचक थे उनका यह कहना था कि यह सॉवरिन बॉडी नहीं है, संप्रभु संस्था नहीं है। और इसने जो काम किया, हमने कहा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये स्लो काम हुआ, इतना जल्द समय नहीं लगना चाहिए था। उसका जवाब बाबा साहब ने दिया था कि हमने क्यों इतना समय लगाया है। जब हम चर्चा आगे करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और एक महत्वपूर्ण आलोचना यह थी कि यह भारत के परिप्रेक्ष्य को सामाजिक, यहाँ की पूरी सांस्कृतिक परिवेश जो था उसको ध्यान में लेकर के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि वह जो विदेशी परिस्थितियाँ थी या विदेशी मतलब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वह संविधान में लिया गया था। इसलिए इस बात को लेकर के भी आलोचना थी कि यह पूर्णतः भारतीय परिवेश, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवेश जो है उसको ध्यान में लेकर के नहीं, बल्कि इस पर जो प्रभाव है वो विदेशी प्रभाव है, पश्चिम का प्रभाव है, यूरोप का, अमेरिका का प्रभाव है। इस बात को लेकर के भी संविधान का आलोचना थी। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भारतीय संविधान की है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं, उसमें यह है कि भारत की आर्थिक, भारत का जो आने वाला जो हम हम नव स्वतंत्र राष्ट्र तो हम कई हजारों वर्षों से राष्ट्र है। राष्ट्र की परिकल्पना कोई 1947 में नहीं आई, हम राष्ट्र के नाते हमेशा ही राष्ट्र थे। पर नव स्वतंत्र के राष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों का समाधान करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हमने रखे
कि इस संविधान के माध्यम से आर्थिक स्थैर्य, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा मतलब बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा, और साथ ही में अंदरूनी जो भी रिबेलियंस या फिर विद्रोह होंगे उससे सुरक्षा, जिससे हमारी राजनीतिक सुरक्षा जो है बनी रहेगी। और भारतीय लोगों में, सभी भारत के लोगों में और एकता के भाव को वृद्धिंगत करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, यह भी दृष्टिकोण था। उसके साथ में जो दूसरा ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि जैसे हमने हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना भी है, हमने पहले ही कहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, सॉवरिन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर और सोशलिस्ट तो 1975 में जो इमरजेंसी के टाइम में लगाए गए थे, लेकिन जो ओरिजिनल हमारी प्रस्तावना थी उसमें सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन 3 शब्दों का हमने स्वीकार किया था। मतलब हम संप्रभु है, हम लोकतांत्रिक देश बनने जा रहे हैं, हम रिपब्लिक है, प्रजासत्ताक राष्ट्र बनने जा रहे हैं। यह उद्देश्य संविधान के माध्यम से रखे गए थे। उसी के साथ में जैसा हम जानते हैं कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर का, जिसको फेडरल, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसे फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म मतलब संघीय व्यवस्था जो है उसका हमने स्वीकार किया था। अब फेडरलिज्म क्या है, और हमारी वैसे भी संविधान जो है पूर्णतः अमेरिका के संविधान जैसा, वहाँ की व्यवस्था जैसा हमारा एब्सोल्यूट फेडरलिज्म को हमने स्वीकार नहीं किया है। हमारे अर्ध संघीय व्यवस्था हम कह सकते हैं, या फिर क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है, उसकी चर्चा जब ये 75 लेक्चर जब मैं करता जाऊंगा तो उसकी चर्चा आगे आगे आती ही जाएगी। इसी के साथ में ये जो है कि सभी नागरिकों को जस्टिस, राइट, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड लोकेशन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी को न्याय में, सभी के साथ न्याय होगा, सबके अधिकारों की सुरक्षा होगी, समानता, स्वतंत्रता, अपने फेथ के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करने का, अपने धर्म का पालन करने का वह अधिकार, और साथ ही में भारत में कहीं भी बसने के अधिकार नागरिकों को दिए जाए, यह भी ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना में है उसमें भी, प्रस्तावना में हमने कहा है ना कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रैटर्निटी, इनको एस्टैब्लिश हमें करना है, सभी नागरिकों के लिए हमें इनको मुहैया कराना है। नाउ इसी के साथ में कि हमारे देश के, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे जो पिछड़े समाज है, पिछड़े समाज के घटक है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़, और जो मंडल कमीशन के बाद जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इनके सभी के अधिकारों की, उनके साथ ही में उनके सामाजिक सुधार की, उनके आर्थिक उन्नयन की, उन्नयन के लिए समय समय पर प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार का उद्देश्य भी हमारे संविधान के सामने रखा गया था। और इसी के साथ में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वैश्विक राजनीति में, वैश्विक परिदृश्य में हमें प्राप्त करना है, और साथ ही में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है, और हम सबके कल्याण की जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये हमारी सदियों पुरानी हमारी जो सभ्यता है, ये हमारे जो तत्व है, इन तत्वों की भी सुरक्षा करना है संविधान के माध्यम से। एक तो महत्वपूर्ण स्थान हमें वैश्विक परिदृश्य में प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि उसके माध्यम से वैश्विक शांति, वैश्विक सुव्यवस्था और विश्व के सभी मानव के कल्याण और उनकी सुरक्षा की कल्पना भी विश्व के सामने रखना है। यह उद्देश्य हमने रखे थे। आज जब हम हमारे पूरे संविधान स्वीकारने के बाद हम 74 साल हमने पूर्ण किए हैं अभी, और एक लोकतांत्रिक देश के नाते, एक महत्वपूर्ण देश के नाते हम उभर कर आए हैं। जब हमारे 1951-52 में पहले इलेक्शंस जब हो रहे थे, तो बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे विश्व के, उनका कहना था कि कांग्रेस और नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी, पटेल जी, वो जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे,
उनके बारे में उनका यह कहना था कि ये सब लोग जो है गैम्बल खेल रहे, जुआ खेल रहे हैं। भारत में इतनी सारी जो, क्योंकि हमने जैसे संविधान का स्वीकार किया उसी के साथ में वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज सभी को दिया। 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यू, इस तत्व का हमने स्वीकार किया। तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि नेहरू, पटेल, यह सब लोग जो है एक प्रकार से जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार के जहाँ पर इतनी निरक्षरता है, मतलब साक्षरता का अभाव है, और जहाँ पर समाज इतना विविधतापूर्ण है, उस समाज को साथ में जोड़े रखना असंभव है। और बाहरी कोशिशें भी हो रही थी कि भारत टूटे। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हम एक मजबूत लोकतंत्र के नाते विकसित हुए, हम उभर आए। इतना ही नहीं बल्कि हमने आर्थिक तौर पर भी हम सतत प्रगति के पथ पर हम अग्रसर है। अगर हम देखें, हम आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत कम समय में जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते वैश्विक स्तर पर उभरने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सामने चुनौतियां नहीं है, बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। हमारे देश में ऐसा एक बड़ा हिस्सा है जो अभी भी गरीबी, पिछड़ेपन में और मैं कहूँगा कुछ अंश में अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए भी मजबूर है। उस समाज को भी साथ में लेकर चलना ही होगा। लेकिन भारत के साथ ये जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र बने हुए बहुत सारे जो राष्ट्र थे, उन्होंने भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्वीकार किया, लेकिन वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है वो लंबे समय तक चल नहीं पाई। वो वहाँ पर या तो फिर अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित हुई या अराजकता का माहौल फैल गया। जबकि भारत का लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। हमारी सामाजिक अनेक सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बावजूद भी अनेक सारी समस्याओं का निराकरण करने में हम अग्रसर है और बड़ी पैमाने पर हमने सफलता प्राप्त भी की है। तो इस सारे परिवेश में मुझे लगता है कि ये 75 लेक्चर्स जो हम करने वाले हैं उसमें हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है, आओ हिसाब लगा कर देखें। हमने क्या खोया क्या पाया, कितनी ले ली मोल बुराई या फिर आशीर्वाद कमाया, जो कविता में कहा गया है ना, इसका अवलोकन जो है, हम एक सिंहावलोकन जिसे हम कह सकते हैं, वह हम इन 75 लेक्चर्स में करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आपने मुझे धैर्य से सुना। और मेरा यह मानना है कि ये जो युवा है, और मुझे अगर मेरी उम्र या मेरे से भी बड़े उम्र के लोग अगर कभी सुन भी ले, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह लेक्चर जो है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में आप मेरी मदद करें। इसी के साथ में आप सबकी विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।